This conference will now be recorded. Journal entries. Related to IAS2। अच्छा, इसके अलावा जो जर्नल एंट्रीज होनी है वो वही पुरानी जर्नल एंट्रीज होंगी, ठीक है। वो पुरानी जर्नल एंट्रीज होंगी जो पहले हम नॉर्मल तरीके से पास करते हैं। जैसे कि अगर कोई रिपेयर आपने करवाया तो एंट्री पास की, आपने कोई रेंट पे किया, आपने कोई सैलरी पे की, आपने कोई वेजेस पे की, वो वैसे ही एंट्रीज पास होंगी, ठीक है। चलें जी, अगर परपेचुअल सिस्टम होगा और पीरियोडिक सिस्टम होगा, फर्क सिर्फ किस एंट्रीज का होगा? रिलेटेड टू IAS2, ठीक है। तो आप लोगों को जरा हम यहाँ पर देख लेते हैं एंट्री कौन सी होगी। पीरियोडिक सिस्टम में वो एंट्री किस फॉर्म में पे कर यानी पास करेंगे? और परपेचुअल सिस्टम में वो एंट्री किस तरह से पास होगी? पीरियोडिक सिस्टम में और परपेचुअल सिस्टम में। हमने पहले भी कहा था कि ये हमारा IAS2 बेसिकली पहला टॉपिक है जो कि बिल्कुल 100% एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं, और इसको दोबारा हमने इसकी कोई रिवीजन वगैरह भी नहीं करनी। तो आपने इसको 100% अपनी इसकी समरी बना लेनी है, ताकि बाद में अगर कोई मसला आए तो आप उसको देख देख कर करते रहें। तो सबसे पहली एंट्री हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा तो क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक होगा तो उसका क्या करोगे? नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक की एंट्री पास नहीं होती। नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक की एंट्री पास नहीं होती। बात क्लियर हुई? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ब्रॉड ऑन होता है, ब्रॉड ऑन की एंट्री पास नहीं होती। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में उसकी एंट्री बन सकती है। पीरियोडिक सिस्टम में उसकी एंट्री अगर पास करना चाहो तो क्या एंट्री पास करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट या कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट टू स्टॉक या कॉस्ट ऑफ सेल टू स्टॉक अकाउंट। और परपेचुअल सिस्टम में इसकी कोई एंट्री पास नहीं है, नो एंट्री। वैसे अगर आप पीरियोडिक में भी इग्नोर कर देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अब ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल होता है, हमें सबको पता है। ओपनिंग स्टॉक हमारा अवेलेबल होता है, पड़ा होता है, हमें पता होता है, हमने उससे उस अमाउंट से एंट्री पास कर देनी है। ओके की बात, वही डेबिट क्रेडिट तो वही होना है ना। उसके बाद अब देखिए, हमने जितने भी सवाल किए हैं इन्वेंट्री के, उसके अंदर जो जो चीजें आएंगी हम उसकी एंट्री बना लेते हैं। उसके बाद अगर हम जिस डेट को स्टॉक परचेज करेंगे, जिस डेट को स्टॉक परचेज करेंगे तो उस डेट को एक एंट्री पास कर लेंगे। अगर 4 दफा स्टॉक परचेज किया है तो उस 4 डेट को में 4 एंट्रीज पास हो जाएंगी। एंट्री क्या पास होगी? जब भी स्टॉक परचेज करोगे पीरियोडिक सिस्टम में, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कैश या अकाउंट पेबल क्रेडिट, कैश या अकाउंट पेबल क्रेडिट, मतलब वही है, उधार पे खरीदोगे तो अकाउंट पेबल क्रेडिट करेंगे, उधार पे खरीदोगे
तो अकाउंट पेएबल क्रेडिट करेंगे, और अगर ऑन कैश होगा तो कैश या बैंक क्रेडिट होगा। लेकिन ये एंट्री परपेचुअल सिस्टम में थोड़ी चेंज होगी। परपेचुअल सिस्टम में इसकी एंट्री पास होगी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कैश या अकाउंट पेएबल क्रेडिट, कैश या अकाउंट पेएबल क्रेडिट। बात क्लियर हुई? तो पहला डिफरेंस यहां से शुरू हो रहा है। इन्वेंट्री परचेज करेंगे, पीरियोडिक सिस्टम वो जो हम जिस तरह से करके आते हैं ना, वही सिस्टम। परपेचुअल सिस्टम और है, पीरियोडिक वही है जो पुराना है। ठीक होगी बात? परचेज के बाद एंट्री पास होनी है परचेजेस रिटर्न की। परचेज के बाद एंट्री पास होनी है परचेज रिटर्न की। जैद भाई कह रहे हैं कि सर ऊपर वाली एंट्री दिखा दें। जैद भाई ये ऊपर वाली एंट्री है ओपनिंग स्टॉक की, पीरियोडिक सिस्टम में पास होती है, परपेचुअल सिस्टम में एंट्री पास नहीं होती ओपनिंग स्टॉक की। ओके होगी बात? और फिर हमने एंट्री पास की परचेजेस की, परचेजेस टू कैश जो नॉर्मल एंट्री होती है, और परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री डेबिट करना। उसके बाद परचेज रिटर्न की एंट्री पास करते हैं। परचेज रिटर्न की एंट्री मेरे भाई पास होती है अकाउंट पेएबल डेबिट या क्रेडिटर्स डेबिट या उस बंदे का नाम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, या अगर कैश दिया है वापस तो कैश। परचेज रिटर्न की जो नॉर्मल एंट्री पास होती है वही है। और परपेचुअल सिस्टम में इसकी एंट्री जरा गौर फरमाएं, अकाउंट पेएबल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक होगी बात? क्लियर होगी बात? हाँ जी, अकाउंट पेएबल टू इन्वेंट्री। नेक्स्ट आता है कैरेज इन। कैरेज इन होता क्या है भला? कैरेज इन होता है कैरेज पेड ऑन परचेजेस, यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन परचेजेस। तलहा अफजाल का सवाल है कि सर क्या कैश परचेजेस वाली चीज रिटर्न नहीं हो सकती? तलहा भाई हो सकती है वापस, तब कैश लिख देंगे, लेकिन 99% ऐसा नहीं होता, 1% चांस है। कैरेज इन किसे कहते हैं कि कैरेज पेड ऑन परचेजेस। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? कैरेज इन डेबिट, कैश क्रेडिट। कैरेज इन डेबिट, कैरेज इन डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, कैरेज इन डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन जब इसको हम एंट्री पास करेंगे परपेचुअल सिस्टम के अंदर, तो एंट्री पास होगी इन्वेंट्री डेबिट। ये जरा आप गौर फरमाएं, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, दोनों में फर्क देखें। परपेचुअल सिस्टम में जहां जहां इन्वेंट्री हिट होती है, इन्वेंट्री में कोई चीज अगर हमने प्लस माइनस करना है तो इन्वेंट्री डेबिट या क्रेडिट करनी है। बस ये इस चीज का ख्याल रखना। बाकी जो पीरियोडिक सिस्टम है वो तो वही पुरानी एंट्रीज है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, या इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होते हैं। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो इसकी नॉर्मल एंट्री क्या पास होगी? इंपोर्ट ड्यूटी डेबिट या इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। टू कैश। यानी वही जो एक्सपेंस हो गए, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, सेल टैक्स, जो भी आ जाएगा वो डेबिट, कैश, क्रेडिट। और आपको पता है ये चीजें इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होती हैं, तो इन्वेंट्री टू कैश हो जाएगा। जो चीज इन्वेंट्री को हिट करेगी डायरेक्टली वो इन्वेंट्री डेबिट या क्रेडिट होगी। ओके होगी बात? परचेज हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, कैरेज इन हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हम इन्वेंट्री को सेल करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे। अब ये आप लोगों का इम्तिहान होगा, क्योंकि इन्वेंट्री से अगर पीरियोडिक यानी जर्नल एंट्रीज आती हैं तो 90% परपेचुअल सिस्टम की आती हैं, क्योंकि पीरियोडिक वाली तो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज हैं। ओके होगी बात? तो सेल के केस में जो नॉर्मल एंट्री पास होगी, कैश डेबिट या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। कैश टू सेल या डेटर टू सेल। सपोज दैट हम कहते हैं कि हमने एक, मैं अमाउंट यहाँ पर एक डाटा अज्यूम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरी 80 रुपए वाली इन्वेंट्री मैंने 100 की सेल की है। 80 रुपए वाली इन्वेंट्री मैंने 100 की सेल की है, ये मैंने अज्यूम किया है। तो यहाँ पर जो एंट्री पास होगी वो किस अमाउंट से होगी? 100 से। कैश टू सेल या डेटर टू सेल। क्रेडिट भी होगी तो डेटर टू सेल, ऑन कैश होगी तो कैश या बैंक। अब जरा आओ यहां पर हम एक एंट्री पास करते हैं, एक इसकी एंट्री पास होगी कैश या अकाउंट रिसीवेबल टू सेल 100 रुपीज से। और परपेचुअल सिस्टम में आपको पता है कि आपकी इन्वेंट्री 80 रुपीज से कम हो रही है या 100 से कम हो रही है। आपकी इन्वेंट्री 80 रुपीज से कम हो रही है या 100 से कम हो रही है? 80 से कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे? एक एंट्री पास करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। लो मेरे भाई, सेल के केस में परपेचुअल सिस्टम में दो एंट्रीज पास होती हैं, एक उसके सेल की अमाउंट से और एक उसकी कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट से। बट ये पीरियोडिक सिस्टम में सिर्फ एक एंट्री पास होती है, कैश टू सेल, जो नॉर्मल हम एंट्री पास करते हैं, और वो होती भी अपनी सेल की अमाउंट से। अब सेम एज इट इज
सेल्स रिटर्न के केस में क्या होता है? पीरियोडिक सिस्टम के अंदर तो वही काम करना है, क्या एंट्री पास करेंगे? सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। सपोज दैट यहां पर फिर एक डाटा अज्यूम करना पड़ेगा मुझे, 8 रुपए वाली चीज जो 10 की बेची थी वो रिटर्न हुई। 8 रुपए वाली चीज जो 10 रुपए की बेची थी वो रिटर्न हो गई। तो सेल्स रिटर्न कितनी अमाउंट से आएगी पीरियोडिक सिस्टम में? जितने की बेची थी। ओके होगी बात? अब हम जो एंट्री पास करेंगे, एक दफा जल्दी से आप खुद एंट्री बनाओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका 1 मिनट। आप सेल रिटर्न की एक दफा एंट्री पास कर लो, जल्दी करो जरा। हाँ जी जनाब, होगी एंट्री पास या नहीं? देखते हैं फिर। इसमें शुएब भाई 2 एंट्रीज पास होनी है। एक एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू, इसमें भी 2 एंट्रीज पास होनी है, सेल्स रिटर्न टू अकाउंट रिसीवेबल 10 रुपीज से, क्योंकि इन्वेंट्री वापस आई है ना, 8 रुपए से इन्वेंट्री वापस आई तो इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 8 रुपए से। ये दोनों एंट्रीज किसने पास की थी? सच सच बताना है, ये दोनों एंट्रीज किसने पास की थी? ओके चलें जी। आपको एक खबर सुनाऊं? कहते हो तो डराने वाली है खबर, डराने वाली भी है और खुश खबरी भी है। देख लो अमन, खबर बड़ी खतरनाक है। इस दवा सबसे कम रिजल्ट इकोनॉमिक्स का आया है 26%। सबसे कम रिजल्ट इकोनॉमिक्स का है, जो कि बच्चे सारे कहते थे कि हमने हमारा सबसे अच्छा पेपर इकोनॉमिक्स का हुआ। फिर उसके बाद इंट्रो का रिजल्ट सबसे कम आया आई कैप का 29%। डरने वाली तो खबर मैंने सुना दी, डराने वाली कि इकोनॉमिक्स और इंट्रो इसका रिजल्ट आई कैप में सबसे कम आया है, और इसके अंदर रिपीटर बच्चा भी बहुत सारा होगा, क्योंकि ये तो टोटल रिजल्ट आई कैप ने बताया है। इसमें हो सकता है 15%, 20%, 25% रिपीटर हो। लेकिन इसकी खुशखबरी आप सुने कि अब पेपर, पिछली दफा पेपर बहुत टेक्निकल था, अब नहीं होगा। अब पेपर थोड़ा सा पिछले हिसाब से बेहतर होगा, तो ये खुशखबरी है। उसकी वजह ये है कि आई कैप का ये एक रूटीन रही है कि वो कोई ना कोई पेपर फंसाता है। इस दफा जब पहले सब्जेक्ट का रिजल्ट बहुत कम आता था, कैफ 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का, इस दफा उसका रिजल्ट 48% आया। सबसे ज्यादा रिजल्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का इस दफा आया, सबसे ज्यादा। उसके बाद जो बुरा रिजल्ट आ रहा था काफी दिनों से ऑडिट का, वो 41% आया। अब ये फिर एक डराने वाली खबर है, लॉ का रिजल्ट 43% आया इस दफा।
जो कभी 30% से ऊपर नहीं गया था, लॉ का इस बार रिजल्ट 43% आया। अब सोच लो, फिर मैं आगे बात नहीं बताने लगा क्योंकि आप खुद भी माशाल्लाह समझदार हो। उसके बाद रिपोर्टिंग का रिजल्ट, बाकी तो आपकी जरूरत ही नहीं है आपको बताने की, क्योंकि वो अभी मेन तो आपको लॉ का रिजल्ट का पता होना चाहिए था, इंट्रो और इको का। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, किसी भी सब्जेक्ट को हल्का नहीं लेना। तीनों सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो ना, तीनों को प्रॉपर रिस्पेक्ट दो, ठीक है? प्रॉपर रिस्पेक्ट दो, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अभी भी वो एक शायद कुछ लड़कियां जानती हूँ, नाम उसका ताजवर, लड़की का नाम था ताजवर शफी। उस बच्ची के तीनों पेपर पास हुए हैं, कैफ 1 2 3। उसको इकोनॉमिक्स और इंट्रो में तो श्योर था, लेकिन लॉ का वो 76 मार्क्स का पेपर करके आई थी, 76 मार्क्स का, फिर भी वो पास हो गई। लेकिन जब वो पढ़ रही थी तो पता चल रहा था कि उसने पास होना है। मतलब वो हर चीज आकर डिस्कस करती थी जो उसे नहीं समझ लगती थी। उसने कभी ऐसा नहीं किया कि उसने आज उसको कोई काम दिया है तो कल हमने ये सोचा है कि उसने नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने पास होना है तो जो काम आपको दिया जाता है वो एक दिन डिले भी नहीं कंप्रोमाइज करना। और आपकी क्लास में तो मुझे बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। अब देखो क्या करते हो आप। चलें वापस चलते हैं। सेल्स रिटर्न की हमने एंट्री पास की, फिर अब एंट्री पास करते हैं कैरेज आउटवर्ड की। कैरेज आउट की आप इसकी दोनों सिस्टम में एंट्री पास करें। जरा मैं कॉल ले लूं, दोनों सिस्टम में इसकी एंट्री पास करो, फिर मैं इसकी बताता हूं। चले मैं आप बता रहा हूं, जरा आप गौर फरमाएं। देखते हैं, मुझे लगता है गलत हो एंट्री होगी आपकी, किसी ना किसी की एंट्री पास होगी कैरेज आउट टू कैश। कैरेज आउट टू कैश, कैरेज आउट टू कैश। और परपेचुअल सिस्टम में क्या एंट्री होगी बताएं जरा। कैरेज आउट टू कैश, क्योंकि कैरेज आउट हमारी इन्वेंट्री को हिट नहीं कर रहा होता, क्योंकि ये सेल एक्सपेंस होते हैं। इन दोनों की सेम एंट्री पास होगी। कैरेज आउट की डिफरेंट एंट्री पास नहीं होगी, कैरेज इन की डिफरेंट एंट्री पास होती है। उसकी वजह क्या थी भला? क्योंकि कैरेज इन इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होना होता है। ओके होगी बात। अब जरा ध्यान से एंट्रीज पास करनी है, ये तो नॉर्मल एंट्रीज थी। अब हम एंट्री पास करने लगे हैं ड्राइंग्स की। लो मेरे भाई, ड्राइंग्स की एंट्री यहां पर तो पास होगी ना। ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट।
ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री हम ऑलरेडी पास कर चुके थे, ये एंट्री हम ऑलरेडी पास कर चुके थे, ऐसा ही है, ये एंट्री हम ऑलरेडी पास करते हैं। अब आ जाओ जरा, चलिए अरीबा ने ही बताना है कि परपेचुअल सिस्टम में हम इसकी क्या एंट्री पास करते हैं। सब लोग एक दफा ट्राई जरूर किया करें। अमन का मुझे मैसेज नहीं मिल रहा किसी भी सोल्यूशन का, लगता है आज अमन सो रहे हैं, और ना ही जुबैर का मैसेज मिलता है, आशमम का भी आंसर नहीं मिलता जी। पता चलेगा, ये एंट्री बड़ी कमाल है। जुवेरिया ने क्या परचेजेस क्यों? जुवेरिया बेटा, जब स्टॉक खरीदते हैं तो परचेजेस डेबिट करते हैं, जब स्टॉक विदाउट सेल जाता है तो परचेजेस ही क्रेडिट करते हैं पीरियोडिक सिस्टम में। ये तो पीरियोडिक की मशहूर एंट्रीज है ड्राइंग की, और हमने इन्वेंट्री विद ड्रॉ की है, कैश नहीं, ये इन्वेंट्री विद ड्रॉ की एंट्री है। चले जनाब, अब जरा आ जाएं, इसमें एंट्री जरा गौर फरमाएं। आपने एंट्री पास करनी है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। आपको याद हो कि ना याद हो, हमें याद है सब जरा जरा। जब ड्राइंग्स करते थे तो कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं ऐड करते थे। हाँ, ब्रैकेट में आप ड्राइंग्स भी लिख लो ताकि आपको तसल्ली रहे, या डिस्क्रिप्शन में लिख देना गुड्स ड्रॉ, यानी नरेशन में जो हम लिखते हैं ना, नरेशन के अंदर लिख देंगे कि गुड्स ड्रॉ। और अगर नरेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल या ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री, जिसने ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री लिखना है वो भी ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपको याद होगा कि हम उसको कॉस्ट ऑफ सेल के कॉलम में ऐड करते थे परपेचुअल सिस्टम में ड्राइंग्स को। किसी को याद है ये बात? ड्राइंग्स को हम कॉस्ट ऑफ सेल के कॉलम में ऐड करते थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा रहे थे, ठीक है। और आप दोनों लिखते थे, ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल और ड्राइंग्स दोनों, मैं कहता हूं ब्रैकेट, एक को ब्रैकेट में लिख दो और एक को ऐसे लिख दो। उसके बाद हम चलते हैं ड्राइंग्स के बाद नॉर्मल लॉस के ऊपर। नॉर्मल लॉस की क्या एंट्री पास करेंगे? पीरियोडिक सिस्टम में नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री पास नहीं होती। हमने शायद, आप पढ़ा था या नहीं पढ़ा था उसके अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, कि नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री पास नहीं होती पीरियोडिक सिस्टम में। परपेचुअल सिस्टम के अंदर इसकी एंट्री पास होती है। वो आप एंट्री क्या पास करोगे? इसमें भी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और ब्रैकेट में लिख देंगे नॉर्मल लॉस टू इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि इन्वेंट्री तो कम होगी ना नॉर्मल लॉस से, इसलिए आगे ब्रैकेट में लिखते हैं कि ये नॉर्मल लॉस वाली कॉस्ट ऑफ सेल है या ड्राइंग्स के केस में कॉस्ट ऑफ सेल है। तो आप डायरेक्ट नॉर्मल लॉस टू इन्वेंट्री लिख सकते हो, लेकिन साथ कॉस्ट ऑफ सेल लिखना ज्यादा बेस्ट होता है। ओके होगी बात यहां तक? यहाँ कोई मसला? और आपको याद होगा नॉर्मल लॉस को भी हम कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनाते हैं। उसके बाद अगली एंट्री, ये भी आपको याद है, अब नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है वो खुद बताएगा। नॉर्मल लॉस होगा तो क्वेश्चन के अंदर वो कहेगा कि ये नॉर्मल लॉस है, वरना अब नॉर्मल लॉस होता है। और अगर कुछ ना बताया हो तो आप लोग अज्यूम भी कर सकते हो।
अब एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या पास होती है? एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। आपको याद होगा हम एंट्री पढ़ते थे गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट या गुड्स लॉस्ट बाय फायर। हम क्या एंट्री पास करते थे? एबनॉर्मल लॉस टू परचेजेस। और इसकी परपेचुअल सिस्टम में एंट्री क्या पास होगी? एबनॉर्मल लॉस टू इन्वेंट्री। एबनॉर्मल लॉस टू इन्वेंट्री। डन होगी बात? अच्छा मुझे कौन बताएगा, अगर स्टॉक की इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस नॉर्मल लॉस के केस में होगी, एबनॉर्मल लॉस के केस में होगी, या दोनों केस में हो सकती है? दोनों केस में होगी या दोनों में से कोई एक केस होगा? जी कुछ लोग कह रहे हैं दोनों में, कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ एबनॉर्मल में। जी मेरे भाई, तो सिर्फ एबनॉर्मल लॉसेस की एंट्री पास होती है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होता है। नॉर्मल लॉस तो एक्सपेक्टेड लॉस कहते हैं उसको, उसकी कौन इंश्योरेंस करवाता है? जिसने होना ही होना होता है। तो इन केस ऑफ इंश्योरेंस, इन केस ऑफ इंश्योरेंस कि अगर हमें इंश्योरेंस मिलनी है, जो हमने इंश्योरेंस पहले करवाई हुई है, और अगर हमें उसके बदले इंश्योरेंस मिलेगी, तो एंट्री क्या पास होगी? इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट, इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट। और दोनों केस में सेम एंट्री होगी। जो एंट्री इन्वेंट्री को हिट नहीं करेगी वो दोनों के केस में सेम एंट्री होगी। इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट, इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट, इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट, इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट। तो क्या होगी बात? दोनों के केस में सेम एंट्री होगी। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो स्टॉक है वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और एक्सपेक्टेड होता है कि वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से भी कम पे सेल होगा, मतलब अपनी एनआरवी उसकी लोअर हो जाती है। आपको याद होगा हम एनआरवी को ना क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर देते थे, वो जो एडजस्टमेंट है क्वेश्चन करते वक्त हम उसको कह देते हैं एनआरवी एडजस्टमेंट। तो वर्किंग के अंदर हम क्या करते थे, वो एनआरवी का फैक्टर लेते थे कि वो 50,000 से या 10,000 से या 12,000 से या 8,000 से हमारा स्टॉक पहले से कम हो जाता है, हमारा स्टॉक पहले से कम हो जाता है। पीरियोडिक सिस्टम में इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। एनआरवी की वजह से जो हमारा स्टॉक कम होता है, पीरियोडिक सिस्टम में उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, लेकिन परपेचुअल सिस्टम में उसकी एंट्री पास होती है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, ब्रैकेट में लिखेंगे एनआरवी एडजस्टमेंट, ये ब्रैकेट में लिख लो या आप नीचे नरेशन में लिख दो, एक ही बात है, टू इन्वेंट्री। इसको ब्रैकेट में लिख दो या नीचे नरेशन में लिख दो, एक ही बात है। ओके होगी बात? चलें लास्ट इसकी एंट्री अब पास करने लगे हैं। देखो सवाल तो सारे वही होते हैं ना,
एंट्रीज पास करनी होती। क्वेश्चन तो सारे वही होते हैं, उसमें हमने कभी उसका स्टॉक लेजर बनाना पड़ेगा, कभी उसकी एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, कभी पीरियोडिक के लिए क्या देगा, कभी परपेचुअल के लिए क्या देगा। लास्ट एंट्री आती है जनाब क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट पीरियोडिक में होती है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट या कॉस्ट ऑफ सेल। बिल्कुल ओपनिंग स्टॉक के उल्ट एंट्री होती है ये। ओपनिंग स्टॉक की और क्लोजिंग स्टॉक की एक दूसरे के उलट एंट्री होती है, और परपेचुअल सिस्टम में इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। परपेचुअल सिस्टम में इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। लो मेरे भाई ठीक हो गया। ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू IS2 पीरियोडिक सिस्टम में भी और परपेचुअल सिस्टम में भी। हमने इसका एक सवाल करना है, हमने से मुराद अभी तो आपने करना है, तो कल मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, और उसके बाद हम जाएंगे इसकी स्टॉक टेके, यानी कल हम इसके लेजर पढ़ेंगे। लेजर अभी तक इसके पेपर में नहीं आए, तो कल हम लेजर्स और स्टॉक टेकिंग इसकी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो आपके पास असाइनमेंट है उसका आपने क्वेश्चन करना है एंट्रीज का। अच्छा, टेस्ट सबका सॉल्व हो गया था या कोई बंदा अभी रहता है जिसने अभी तक अपलोड नहीं किया? जो मंडे को टेस्ट दिया था राना अहमद, तेरा तो बिल्कुल टेस्ट मिल गया था। मैं बाकी लोगों से भी पूछ रहा हूँ ना, बाकी किस किस बंदे का टेस्ट अपलोड नहीं हुआ? तला अफजाल, तू हमेशा पीछे रहता है, क्या बात है? जिंदगी की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहिए, जिंदगी की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहिए, और पेपर अपलोड करते हुए तो बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहिए। लो जी, क्वेश्चन नंबर 30 में नहीं है, 30 में क्लोजिंग एंट्रीज हैं। नहीं, वो कहते हैं अंडर वेटेड एवरेज मेथड, इसमें सिर्फ एक एंट्री पास उसने कहा था कि एंट्रीज टू रिकॉर्ड द डिफेक्टिव आइटम्स रिटर्न्ड। ये नहीं है इसमें, मेरे ख्याल में एंट्री वाली है ही नहीं। अच्छा, मैं आपको ना एक दूसरी असाइनमेंट अभी सेंड करता हूँ अभी, उसमें जर्नल एंट्री का क्वेश्चन भी बताता हूँ कि कौन सा है। मुझे लगता है ये यानी असाइनमेंट ना थोड़ी सी पुरानी हो गई है, मैं आपको अभी ना सेंड करता हूँ, ठीक है? और आपने उसका पेपर में सिर्फ परपेचुअल सिस्टम की एंट्रीज उसने कहा हुआ है, लेकिन आपने दोनों एंट्रीज पास करनी, पीरियोडिक भी और परपेचुअल भी, ठीक है? कल जो फिर करेगा फिर उसके बाद उसको हमने आगे देखना है, तो मैं वहां से मैं आपको अभी सेंड करता हूँ, तो आप अभी से ही उसको ना, क्योंकि क्लास है 10:30 बजे, अभी से एंट्री सामने रख कर ना उसको करना शुरू कर दें, ठीक है? मैं अभी सेंड करता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।